हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज भी बात होगी हरियाणा विधानसभा के रण की, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। विधानसभा में 7 विधेयक आज पारित हुए। हरियाणा के कई बड़े मुद्दों को लेकर बड़ी बहस देखी गई। मुख्य तौर पर रोजगार के मुद्दे को लेकर, भर्तियों को लेकर हरियाणा के सीएम और साथ ही पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष आमने सामने नजर आए। कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती को लेकर तीखी बहस हुई। प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी को लेकर चर्चा हुई। सरपंचों की वित्तीय पावर का मुद्दा भी उठा, यानी ई टेंडरिंग को लेकर भी बात की गई। सड़कों की स्थिति से लेकर किसानों के हालात, किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे जैसे मुद्दे आज दिन भर सदन में छाए रखे। तो सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर चर्चा हम करेंगे। उससे पहले आप सुनिए किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब का सिलसिला देखा गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो पंचायतें हैं उनकी पावर घटाने की बजाय बढ़ाने का कार्य करें। प्रजातंत्र के अंदर 3 टायर हैं। सबसे छोटी पंचायत जिसका मुखिया सरपंच होता है, उसके पास विधानसभा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, विधायक होते हैं, और तीसरी पार्लियामेंट। किसी की भी कोई पावर घटाई नहीं गई, समय समय पर बढ़ाई जाती है। एमपी को एमपी लैंड कभी 5 लाख रुपए मिलती थी, उसको 5 करोड़ कर दिया गया। ऐसा क्या कारण है कि सरपंचों को जो है पावर घटाई जा रही है? कोई पावर हमारी जो चुनी पंचायतें हैं सरकार के द्वारा कम नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस मैनुअली था, हम उसको टेंडर प्रोसेस में लेके गए हैं। उसकी ड्राफ्टिंग कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात के 12 बजे तक मीटिंग लेके तैयार करवा ली है, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख भी करेंगे। और ये कह देना कि सरपंचों को चोर, किसने चोर कहा? काम मैनुअली की बजाय सिर्फ और सिर्फ, ये खुद आप लोग ये अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो चुने प्रतिनिधि हैं, उनके संवैधानिक राइट है, सरकार उनको सुरक्षित कर दी है। उल्टा सिर्फ और सिर्फ काम की अकाउंटेबिलिटी का मामला है, उसको हम करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस पर हम काम करना चाहते हैं। जो गफले थे, हजारों सरपंचों की इंक्वायरियां खुली हुई हैं, उसमें अधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, उस पर कड़े कानूनी कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। HSSC है, HPCC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मेरिट देखते हैं। इसमें कौन सी मेरिट देखी है? कोई जो प्रक्रिया वो अडॉप्ट करे हुए हैं वो कोई करी है इसने? फिर अगर उसी हिसाब से करना तो उनको डिसॉल्व करो। SSB की और HSP हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जरूरत क्या है? ये एक खिलवाड़ है, और इस बात को बिल्कुल हम वो नहीं करेंगे। खिलवाड़ है, और ये एक चोर दरवाजा खोला गया है। सारे कॉन्ट्रैक्ट को, ना कोई क्राइटेरिया है, ना मेरिट है, क्राइटेरिया इनकम का कर दिया, ना इनकम सर्टिफिकेट कौन दे रहा है। इस किस्म की जो है खिलवाड़ मत करो इनके साथ कहीं भी। इसका जब ये बनाया था, उस समय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये ठेका प्रथा खत्म करने के लिए है। ये ठेका प्रथा खत्म हो रही है, सरकार ठेकेदार बन रही है। ठेका प्रथा 2 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हो, 30,000 रुपए दे रहे हो, ना उसकी प्रमोशन है, ना आगे कोई है, कच्चा ही रह जाएगा सारी उम्र। इसका मतलब ये 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे आप। जो 25,000 भर्ती करोगे तो 25,000 पोस्ट खत्म कर दोगे, यही मतलब हुआ ना? तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो? 1,82,000 खाली जगह आपकी सीधी भर्ती करो। कि ये आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदारों के माध्यम से हम भर्ती करते थे, लोगों को लेते थे, ये उसका एक विकल्प है। वो जो सारी शिकायतें आती थी, वो शिकायतें न रहें, और हम उनकी शोषण से कैसे युवकों को बचाएं, क्योंकि सैलरी कम है ये हमको पता है। उस सैलरी में से भी उनका और शोषण होता रहे। किसी को पहले एडवांस में ले लिया, फिर उनके बैंक में खाते में डाल दिए, किसी का पीएफ जमा नहीं कराया, किसी को ESC की सुविधा नहीं दी। वो सारी चीजें खत्म करने के लिए हमने उसको वहां से लिया है। बल्कि कुछ एक पहले से जो भर्ती की गई थी, उसमें अभी क्योंकि एचटेट की लोग नहीं थे, तो उस समय उनका कि जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेरी लोग चाहिए तो इसलिए चाहिए कि हमारा HPSC में, HSSC में टाइम ज्यादा लगता है। भर्ती शुरू करने के बाद 6 महीने, साल भी लगते हैं। हम और आप सब पहले करते रहे हैं। ये इंडेंट के 15 दिन में, 1 महीने में इनको टेम्परेरीली उनको दे दिया जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा वो यानी प्रभावित ना हो, या कोई और किसी डिपार्टमेंट का काम है वो जल्दी से हो जाए, प्रभावित ना हो। PN भी होंगे, ड्राइवर भी होंगे, कई
टेम्परेरी मानो इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, कहीं क्लर्क भी होंगे। तो ऐसे सब पोस्टों के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो सब इसमें की जाएगी। आईना उठाया न करो, आईना उठाओ तो पहले खुद देखा करो, वही मैं कह रहा हूँ आपको, वही मैं कह रहा हूँ, आईना खुद तो वही मैं कह रहा हूँ। आईना तो आपने उठाया, आईना तो, और दूसरों मैं उठा दूंगा आपका आईना, तो छोड़ो इस बात की। मैं लेकिन अपने ऊपर आईना उठा के देखो क्या कहती है आपने। आपसे नहीं हूँ, मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य से हूँ, जिसके साथ खिलवाड़ हो रही है। हम युवाओं को ये कौशल युवाओं को नौकरी देना, रोजगार काम के अवसर देना, ये हमारा काम है। के साथ खिलवाड़ है, हम देंगे। खिलवाड़ है, ये नहीं हम बता आपकी तरह नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपकी तरह नहीं है। अच्छा काम करो तो मेरे बात करके सीएमआई के साथ फोटो छुपाते रहते हैं और उनको कहते हैं 36%, 40%। आमने सामने नहीं है, एक बार आप बोल लीजिए। आप एक बार अगर आपने मेरे को नहीं थे आईना देखना चाहिए, आईना देखो आप। मैंने देख लिया आपका आईना, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है, आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है। क्या मैं पत्थर हूं जो मेरे ही सिर पर ये सब इल्जाम लगाया जाता है? मैं पत्थर नहीं हूं, मेरा भी दिल है। मेरा तो सीएम को आपने सुना, लगभग हर बार सीएम शाराना अंदाज में नजर आते हैं और ठीक उसी तर्ज पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से जवाब भी दिया जाता है। चलिए चर्चा हम करेंगे, एक खास पैनल हमारे साथ है। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता कांग्रेस रविंद्र सिंह ढूल जी चर्चा में हैं। जेजेपी प्रवक्ता नलिन हुड्डा जी, नेहरू प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू और राजकुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से होगी। गहलोत जी, आपने दिन में भी सेशन सुना होगा, कार्यवाही आपने सुनी होगी और अब भी हमने विस्तार से सुनाया। नेता प्रतिपक्ष की ओर से युवाओं का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठाया गया है और एक संदेश ये देने का प्रयास किया गया कि आज के दूसरे दिन के सत्र में कि हरियाणा कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है, बेरोजगार युवाओं की आवाज उठा रही है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो हर जगह पारदर्शिता लाने का काम कर रहे हैं। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे ई टेंडरिंग की बात हो, जितने मसले इन लोगों ने उठाए हैं उस सब में पारदर्शिता लाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पोर्टल बनवाए ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो, सबको उनका बराबर का हक मिले और जिसका हक है वो उसको मिले। हमारी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जैसे कांग्रेस की सरकार में खर्ची पर्ची पर भर्ती होती थी और 13 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी, जिनको दोबारा भर्ती करना पड़ा, और एक 14वीं लिस्ट जो है वो वहां विचाराधीन है, उनको संदिग्ध मान लिया और उस पर भी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उस समय दलाली होती थी, इनको दुख हो रहा है कि इस राज्य में दलाल जो थे नौकरियों में भी और दूसरे सिस्टम में भी, कोई पेंशन बनवाने जाता था तो 15-15 हजार रुपए दलाल लेते थे। आज जाइए पोर्टल पर और वहां पर अपलोड करिए और वो पेंशन बन के घर आ जाती है। ऐसे ही पीले कार्ड का है, ऐसे दूसरे सिस्टम का है। और जहां तक इन्होंने पोर्टल, हमारा हरियाणा कौशल रोजगार विभाग है, उसमें जो पहले डीसी रेट पर भर्ती करते थे ठेकेदारों के माध्यम से, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कोई ठेकेदार ईपीएफ जमा नहीं कराता था, कोई किसी का काम कोई करता था, किसी का और का नाम लिख देता था। तो इन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए और ठेका प्रथा खत्म करने के लिए ये रोजगार निगम बनाया है और इसमें सबका ईपीएफ भी कटता है और जो गवर्नमेंट के जितनी भी स्कीम है वो सब इसके ऊपर लागू होती है और ये पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कुछ सवाल उठे कि भाई आपने ये टेम्परेरी कर दी, ये तो टेम्परेरी भर्ती है। हमारा जो प्रोसेस है एसएससी का और एचपीएससी का वो चल रहा है। जब तक उसकी भर्ती ना हो तब तक काम ना रुके किसी का भी, किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म को किसी की शंका करने की जरूरत नहीं है। ना यहाँ खर्ची चलती है ना पर्ची चलती है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए, हालांकि आपने कहा कि जब तक पक्की भर्तियां नहीं होती तब तक के लिए युवाओं को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है, लेकिन उनके भविष्य का क्या? ना उनका कभी प्रमोशन होना, ना उन्हें कभी पक्का किया जाना, ना ऐसी कोई कमिटमेंट उनके साथ। तो ये तमाम बातें आज सदन में हमने सुनी हैं। कांग्रेस की हम बात करेंगे। ढुल साहब,
सरकार ये कहती है और सीएम की ओर से भी प्रेस वार्ता भी की गई, उससे पहले सदन में भी जवाब दिया गया। पारदर्शिता लेकर आ रही है भर्तियों में, और ये इस बात को विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये बात कहना अपने आप में एक जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि एचकेआरएन में दिक्कतें क्या है। पहली बात तो जो है, चलो आउटसोर्सिंग का मैं ये नहीं कहता कि भाई आउटसोर्सिंग का या आउटसोर्सिंग की भर्ती का को मैं कोई समर्थक हूँ, लेकिन इसमें एक परमानेंट भर्ती जो है, एक उसका कोई भी किसी भी प्रकार से जो है उसको हटाया नहीं जा सकता, और सबसे ज्यादा प्राइम इंपोर्टेंस की चीज वही है। तो इसी बात को पहली बात उठाई गई कि भी आप जो है भर्ती कर दीजिए परमानेंट। अब ये बात कर रहे हैं कि भाई पारदर्शिता है। मैं बिल्कुल एक गंभीर प्रश्न उठाता हूँ कि भाई हमें पता है कि भाई जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी जो आईडी फैमिली आईडी बनी, फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम है, उस इनकम के हिसाब से जो है आपने इनकम का क्राइटेरिया बनाया, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से इनकम के जो है मार्क्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैं इस बात को पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी जगह जो फैमिली आईडी बनी है पूरे हरियाणा के अंदर, कहीं भी इनकम क्राइटेरिया ना तो वेरीफाई किया गया है और ना ही वो जेन्युइन है। हर जगह पर गड़बड़ है, हर जगह पर, हर प्रॉपर्टी में फैमिली आईडी में, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि कहीं जब इन्होंने बनाया, हमारी खुद की फैमिली आईडी बनाई तो शायद हो सकता है उसमें ऊपर नीचे कर दिया, तो इनकम के हिसाब से मार्क्स देना, वो भी तब जब इनकम को आपने डिटरमाइन नहीं किया, डिसाइड नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया। क्या ये अपारदर्शिता नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, रिक्रूटमेंट रूल्स जो है कहीं भी किसी भी एचकेआरएन की भर्ती के अंदर फॉलो नहीं हो रहे। अब पीजीटी की पीछे भर्ती होकर के टीसी ज्योति, आप उसका इनको कहिए कि भी रिकॉर्ड वहां पर सदन के अंदर प्रस्तुत करें। कहीं भी जो है बीएड जो है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपने पीजीटी के साथ में बिना बीएड के लोगों को लगा रखा है, तो फिर बीएड करवाने वालों का मतलब क्या है? तो नेसेसरी क्वालिफिकेशन आप पूरी नहीं कर रहे, क्राइटेरिया को पब्लिक नहीं कर रहे आप। क्राइटेरिया के अंदर इनकम को इरेशनली आपने उसको डिवाइड किया, इनकम के हिसाब से मार्क्स दिए, वो सब के सब दिखते नहीं है तो क्या है? अब जो है एचपीएससी की भर्ती के अंदर देखिए, एचपीएससी की भर्ती के अंदर इस प्रकार का इम्पॉसिबल क्राइटेरिया बना दे जो नहीं आ रही है। 500 पोस्ट निकालते हैं, 4 या 5 लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। इतना इम्पॉसिबल क्राइटेरिया बनाया कि कोई पुराना व्यक्ति, खासकर की मैं बता रहा हूँ एक्स सर्विसमैन, सबसे बड़ा अन्याय तो जो है इन भर्तियों के अंदर एक्स सर्विसमैन के साथ में हो रहा है। वो जो है किसी भी तरीके से इस जो आपका जो क्राइटेरिया बनाया गया भर्तियों का, उसको क्वालिफाई करने में सक्षम ही नहीं है। तो एक नहीं, डिस्पैरिटी हजारों है। अब इनको अगर जुमले कह करके, जुमले बोल करके सदन की गंभीर चर्चा के अंदर टाइम पास करना है तो एक अलग बात है। मैं यहाँ पर तथ्यों के साथ में कम से कम 100 डेफिशिएंसी तो जो कौशल रोजगार निगम में यहाँ पर गिनवा सकता हूँ 1-2 के साथ में, क्योंकि हमारा विषय है ये, हमें पता है उस चीज का। जी राजकुमार जी, देखिए सरकार कहती है पारदर्शिता आएगी। सरकार का कहना है कि जो पहले जो कच्चे कर्मचारी भर्ती किए जाते थे उनका चूंकि शोषण होता था, अब भले ही इसमें सैलरी कम हो, वेतन कम हो, लेकिन शोषण से बचाने का प्रयास करें। विपक्ष और कांग्रेस ने चूंकि मुद्दा उठाया कि कांग्रेस कहती है सरकार पद कम कर रही है, सरकार ने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, जो कच्चे भर्ती किए जाएंगे उनके भविष्य का क्या, उनके भविष्य के साथ सीधे खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, हमें चीजों को थोड़ा सा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये बात सही है कि ठेका प्रथा या ठेका भर्ती पहली बार तो हो नहीं रही हरियाणा में, लंबे समय से चली आ रही है, पूरे देश में है। और ठेका प्रथा के जरिए या आउटसोर्सिंग जिसको कहते हैं, उसके जरिए शोषण तो होता है, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, वो सारा प्रोसेस करती है, बचौले का काम करती है। तो भर्ती के टाइम पर भी पैसा लेते हैं और बीच में भी गोलमाल करते हैं, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हरियाणा सरकार ने जो कौशल विकास निगम की बात हो रही है, उसकी व्यवस्था इसीलिए की है कि कोई बिचौलिया, कोई ठेकेदार उसमें नहीं होगा और तात्कालिक जरूरत के हिसाब से भर्तियां होंगी, जिसमें हरियाणा कौशल विकास निगम की अपनी भूमिका होगी और एक रोजगार एजेंसी के तौर पर काम करेगा। तो एक तो बिचौलिया खत्म होगा, दूसरा शोषण जो बीच में होता है वो बंद होगा, भर्ती के नाम पर जो पैसा अनाप शनाप लिया जाता है वो खत्म होगा, तो पारदर्शिता तो आएगी। अब सवाल ये है कि ये भर्तियां स्थायी नहीं होंगी तो उनके भविष्य का क्या होगा। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि हरियाणा में संकट है, पूरे देश में देख लें, दुनिया में देख लें, जो सरकारी नौकरियां हैं वो कम होती जा रही हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसके मुताबिक आपको मैन पावर की जरूरत कम पड़ती है। दूसरा,
जब इकोनॉमिक क्राइटेरिया आप देखेंगे, इकोनॉमिक प्रेशर देखेंगे, इकोनॉमी का हाल अपनी का देखेंगे, तो उसके हिसाब से आकार लगातार कम होता जा रहा है, सरकारी तंत्र का भी और बाकी क्षेत्रों में भी। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको उस तरह की नौकरी नहीं दे पा रहे हैं जिसमें बहुत अच्छी वेतन मिलता है, पेंशन या तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, तो आप एक रोजगार तो दे रहे हैं जी। तो आप उसको उस नजर से। अच्छा, तीसरा जो आज मुख्यमंत्री ने भी कहा, अभी आपकी रिपोर्ट में भी था, कि ये जो नौकरियां हैं वो स्थायी नौकरियों का विकल्प नहीं है, उनकी जगह नहीं ले रही है। स्थायी भर्ती प्रक्रिया में समय लगता है, उस समय के दौरान तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से जी कुछ भर्तियों में साल भर ठीक का है। इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं एक कर बात सकते हैं। राजकुमार जी, एक बात ये भी कही जा रही है कि सरकार खुद ही ठेकेदार बन गई है। नेता विपक्षी कहते हैं कि सरकार खुद ही ठेकेदार बन गई है। बैकडोर एंट्री करवाने का ये एक तरीका निकाला गया है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या कि ये भी पूछा गया। अभी ढुल साहब ने कहा कि क्या क्राइटेरिया के, इसे भी बताया जाए, किसे भर्ती किया जा रहा है, कैसे भर्ती किया जा रहा है, क्या काबिलियत होगी। ये तो बहुत स्पष्ट बात है कि जब भी भर्ती होगी तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया तो होगी। ऐसा तो नहीं किसी को घर से बुला के अपॉइंट कर दिया जाएगा, गांव से बुला के अपॉइंट कर दिया जाएगा। जी। वो प्रक्रिया कितनी सही है, कितनी गलत है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, वो बात हो सकती है। ठीक है। पर मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी कि मुझे चलिए, और आपको ठीक घर है। से बुला के कह दिया जाएगा आप कल से ज्वाइन कर लो। जी भाई कोई पोस्ट आप एडवर्टाइज करेंगे ना, जी कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जरूरत है तो वहां से रिक्वेस्ट जाएगी, डिमांड जाएगी, ठीक है। उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। हालांकि सीएम ने भी बिल्कुल जी, सीएम ने भी तो टेक्नोलॉजी का जमाना, पेपर का जमाना भी नहीं है जी, सीएम ऑनलाइन में तो उस तरह की गुंजाइश ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सीएम ने जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया जवाब से। जी हम समझ सकते हैं, जी, सत्ता जी। पक्ष की अपनी भूमिका है, विपक्ष की अपनी ठीक भूमिका है। है। सत्ता पक्ष जो भी करेगा विपक्ष को संदेह से देखने की आदत होती है, और शायद उसको ये मान लिया हमारी भूमिका भी है। क्योंकि मेरा मानना है कि हर मामले में शुरुआत से ही संदेह करना सरकार की नीयत पर ठीक नहीं है। ठीक है हम सर, आगे बढ़े, आपके संज्ञान में कुछ अगर अनियमितताएं आए, हाँ उसको लेकर आवाज उठाई जा सकती है। बिल्कुल नलिन जी। जी, एक और मुद्दे पर आते हुए, हालांकि इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, कौशल रोजगार निगम को लेकर ई टेंडरिंग का मुद्दा उठा, और दिलचस्पी क्या है कि आपकी पार्टी के विधायक की ओर से ही, जोगीराम सिन्हा की ओर से ही कहा गया कि सरपंचों की वित्तीय पावर जो है वो कम कर दी गई। क्या सरपंचों की नीयत पर सरकार शक कर रही है, इसको लेकर भी सवाल पूछे गए। क्योंकि इससे पहले विपक्ष तो बार बार कहता रहा, देवेंद्र बबली बार बार बातें जवाब देते रहे, सफाई देते रहे, लेकिन आज आपकी पार्टी के विधायक की ओर से ही सवाल पूछा गया। देखिए, मैं जो ऑफिशियल पार्टी के स्टैंड के हिसाब से इस मुद्दे को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, और ये मेरे ख्याल से विधानसभा में भी एक क्लैरिफिकेशन दे दी गई थी कि किसी भी सरपंच की या पंचायतों की वित्तीय पावर को कम नहीं करा जा रहा, सिर्फ एक चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया स्थापित की गई है। और ये मुझे लगता है कि ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां या ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स ई टेंडरिंग के माध्यम से किसी भी काम में जाएंगे, तो एक तो रेट कॉम्पिटिटिव होगा, ऊपर से जो क्वालिटी है काम की वो और बेहतर होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि सरपंच की सहमति के बिना कोई काम हो जाएंगे। एक गांव के अंदर बिना सरपंच की सहमति से कोई काम नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक उसको चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भाग ले सकें, और उसमें जो रेवेन्यू है वो एक बेटर तरीके से यूटिलाइज हो सके किसी भी पंचायत के अंदर, सिर्फ उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया जो है वो स्थापित करी गई है। तो ये आपकी पार्टी का स्टैंड है, आपकी पार्टी के विधायक को नहीं पता इसका? मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये सवाल उठाया, जिसका उन्हें क्लैरिफिकेशन विधानसभा के अंदर ही दिया गया। चेक एंड बैलेंस की प्रक्रिया है। अगर आप भी इसके बारे में जानकारी लेंगे तो आप पूरी तरह से इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कोई वित्तीय शक्तियां नहीं कम करी गई। सरपंचों की पावर, पंचायतों की पावर बिल्कुल बरकरार है। सरपंचों के माध्यम से ही सारे काम किए जाते हैं, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसी है उसको सिर्फ इसलिए बीच में रखा गया है ताकि एक बेहतर और सुचारू तरीके से उन कामों को उनकी रूपरेखा तैयार की जा सके। जी नहीं, हम तो सारी ही जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, हम सारे ही पक्ष जानने और समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जोगीराम सिन्हा ने जो पूछा और उसके बाद देवेंद्र बबली की ओर से जो कहा गया, रेडू साहब ई टेंडरिंग को लेकर तो हमने पहले भी बात की थी, पहले भी हमने डिबेट की। अब जोगीराम सिन्हा ने भी, महम विधायक बलराज कुंडू ने भी आवाज उठाई कि जो 20 लाख की जो आप कह सकते हैं कि वित्तीय शक्ति आप इसे कह लें, जो अमाउंट था निर्धारित, उसे 2 लाख रुपए कर दिया गया। हालांकि देवेंद्र बबली कहते हैं कि हम सरपंचों को चोर नहीं समझ रहे हैं, हमने उनकी शक्तियां कम नहीं की, बल्कि एक तरीका ही बदला है कि जो टेंडर ऑफलाइन होते थे उन्हें ऑनलाइन किया गया है।
ज्योति जी देखिए, सेशन किसी भी प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो डेज होते हैं उनमें सरकार के द्वारा किया गए कार्यों की समीक्षा होती है, विपक्ष उनकी कमियों को उजागर करने का काम करता है। लेकिन आज देखिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है ज्योति जी, इक्वारी है, प्लीज इसको मैं फिक्स करवाने का प्रयास करती हूँ। पीसीआर से दुर्भाग्य की बात है। आप बोलती रहिए रेडू साहब, आप बात पूरी कीजिए। अब देखना, हाँ, समझने की बात यह है कि सरकार का मंत्री टेंडरिंग में कमियां गिना रहा है और हाँ आगे सरकार का मंत्री ई टेंडरिंग की कमियां बता रहा है सदन में खड़ा होकर के विधानसभा सत्र में, और सरकार के प्रवक्ता उसकी बढ़ाई बता रहे हैं, उसकी अच्छाइयां गिना रहे हैं। तो कैसी सरकार हरियाणा प्रदेश में काम कर रही है? मंत्री गलत बता रहे हैं पॉलिसी को, प्रवक्ता उसको सही बता रहे हैं। मंत्री ने गलत नहीं बताया, इसको हम यहीं पे ठीक कर लें। मंत्री ने गलत नहीं बताया। विजेंद्र रेड्डी जी, विधायक की ओर से सवाल पूछा गया सरपंचों को लेकर, जो नई चुनी पंचायतें हैं उनको लेकर। मैं बताता हूँ ज्योति जी, मंत्री जी ने ये कहा जब विधायकों के फंड बढ़ा दिए जाते हैं, उनकी जानकारी को रेक्टिफाई करा जाता है, मुख्यमंत्री का फंड बढ़ा दिया जाता है, तो सरपंचों का क्यों घटाया जा रहा है? 20 लाख से 2 लाख के ऊपर क्यों किया जा रहा है? उन्होंने ये उदाहरण के साथ भी बताने का काम किया है कि आखिर सभी जो सरपंच सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी सरकार की, और विधायक सबसे ऊपर की इकाई होती है। विधायकों को बढ़ाया जा रहा है, एमपीज का बढ़ाया जा रहा है, सरपंच का घटाया जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? सीधी बात है कि सरपंचों के ऊपर से विश्वास ही सरकार का उठ चुका है। दूसरी बात, देवेंद्र बबली जी पंचायत मंत्री, पंचायतों के बारे में ही ये कहते हैं कि हमारे पास लगभग 1000 फाइलें घपलों की पड़ी हैं, भ्रष्टाचारों की सरपंचों के खिलाफ पड़ी हुई हैं, जिनके ऊपर उन्होंने आज तक निर्णय तो नहीं लिया, लेकिन उसके आधार पर सरपंचों को चोर और भ्रष्ट जरूर सिद्ध करने का प्रयास मंत्री जी के द्वारा किया गया। तो और किस प्रकार से सीधा वो एफिडेविट थोड़ा देंगे कि तुम चोर हो? हर हालात में उनको ऐसे पैदा करने का काम किया। जब वो गांव में सरपंचों से रूबरू होने के लिए जाते हैं, वहां सरपंचों को कहते हैं या तो ठीक से काम कर लो, नहीं तो मुझे री इलेक्शन करवाने का, राइट टू रिकॉल का अधिकार मेरे को, मैं तुम्हारा दोबारा चुनाव करवा दूंगा और तुम्हारी जगह में दूसरा सरपंच ले आऊंगा। ज्योति जी, इससे बड़ी और क्या सरपंचों को ये कहेंगे? और इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ई टेंडरिंग से काम होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ई टेंडरिंग के द्वारा किसी एक ठेकेदार को काम मिलेगा और क्लबिंग होगी गांव की? पिछली डिबेट में स्वयं राजकुमार ने यह बात कही थी, मुझे याद है, राजकुमार जी अपने जो विश्लेषक हैं, कि 15 से 20 गांव को क्लब किया जाएगा, उनका एक ठेकेदार होगा, वो उन गांव का काम करेगा। कैसे करेगा? ठेकेदारों को लोग नहीं जानते, लोग ठेकेदार को नहीं जानता और ठेकेदार लोगों को नहीं जानते। उसके चमचे वहां पर काम करेंगे, ठेकेदार दूर बैठेगा, सरपंच खड़ा खड़ा देखेगा। तो ये ई टेंडरिंग बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात, अब जो आज के सेशन में पूरा दिन घटनाक्रम रहा ज्योति जी, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर चला जी। मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम है, क्या वो एक ठेकेदार नहीं है? वो एक सरकारी ठेकेदार है। और राजकुमार जी ने उस दिन तो अच्छा बोला था, आज बड़े तरीके से बात को घुमाया, मुख्यमंत्री जी की बात को बड़ा अच्छा सिद्ध करने का राजकुमार जी ने घुमा करके कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जो भर्तियां हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, ये स्थायी वैकेंसियों का विकल्प नहीं है, इन्होंने ये कहा अभी आपके चैनल पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, राजकुमार जी क्या कहा था? आपने उस बात को घुमाने का काम किया। घुमानी नहीं चाहिए, या तो आप भाजपा की तरफ से बैठो। नहीं, मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो पक्की भर्तियां होती है, एचपीएससी HSSC वाली भर्तियां होती रहेंगी, ये उनका विकल्प नहीं है, ये उनका विकल्प नहीं। जो आउटसोर्स से भर्तियां होती थी, कच्चे कर्मचारियों का जो शोषण होता था, उसे रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सीएम ने जो कहा वो तो हमने भी सुना। ज्योति जी, मेरी बात सुनिए, मैं जिस वर्ड को क्लियर करना चाह रहा हूं वो वर्ड सुनिए आप मेरा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये नौकरियां स्थायी नहीं हैं। जी बिल्कुल कहा, स्थायी नौकरियों का विकल्प कोई बात नहीं आई। उन्होंने कहा ये नौकरियां स्थायी नहीं है, हर साल बदली जाएंगी, हर साल इनको हटा दिया जाएगा और नए सिरे से फिर लिया जाएगा।
these services are not permanent, they are totally temporary services. ये उन्होंने कहा था। कहा गया है 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जब तक पक्की भर्तियां नहीं होती तब तक की जरूरत, चूंकि HSSC की जो भर्तियां होती हैं उनमें भी वक्त लग जाता है, तो उस दौरान जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए भर्तियां की जाएंगी। सीएम साफ कह चुके हैं। नलिन जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे। आपने नलिन जी ने कहा कि देवेंद्र बबली ने रेक्टिफाई किया ई टेंडरिंग को लेकर, देवेंद्र बबली की बात को लेकर। ज्योति जी मेरी बात रहेगी, जल्दी पूरी मेरी बात रहेगी ज्योति जी। मैं एक इनकी बात का मेरी बात रहेगी। दूसरी बात, इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के बारे में बात की। आज हरियाणा प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी की आड़ में जो यूएलबी में भ्रष्टाचार चला हुआ है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं हो सकता। हर जगह पैसे के साथ काम किया जा रहा। वो एक कहावत कहते हैं ना कि दादी खसम करे और पोता दंड भरे। गलती सरकार ने की है और सजा जनता को मिली हुई है। जनता को इसको लेकर हम बात करेंगे। ये तो अभी समय है ना डिबेट में, अभी टाइम बचा है। विजेंद्र जी, हर एक पहलू पर हम बात करेंगे जितना हो पाएगा। ज्योति जी, नलिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। मैं ये कहना चाहूंगा जो सत्र में होना चाहिए था उसका एक भी काम नहीं। ठीक है, आएंगे अगली बार बहुत जल्दी। हुड्डा जी, मैं जो 2 बातें इन्होंने कही उनके ऊपर इनको थोड़ा सा जवाब ये देना चाहूंगा कि एक तो ये कहा गया कि जो ई टेंडरिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल गलत है, उसको बंद कर देना चाहिए। देखिए, ई टेंडरिंग प्रोसेस, और दूसरी इन्होंने बात कही कि जो सरपंचों का फंड है वो कम कर दिया गया है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ये एक भ्रम और एक जो नॉन फैक्चुअल बातें हैं ये उसको दर्शाता है। जबकि फंड को कम नहीं करा गया, सिर्फ जो एक ऑफलाइन मॉडल था टेंडरिंग का उसको ऑनलाइन मॉडल में कन्वर्ट करा गया है। ई टेंडरिंग पंचायतों में जहां आप एक बेहतर पारदर्शिता की तरफ जा रहे हैं, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पारदर्शिता की तरफ ना जाके उसको और पीछे खींचा जाए। 20 लाख तक की राशि के विकास कार्य सरपंच जो करवा सकते थे उससे कितना कर दिया गया? मेरी पहले पूरी बात नहीं, आप जो कहकर अभी आगे निकल गए हैं उसे जो आपने कह दिया उसको लेकर तो काउंटर कर सकते हैं। उसको लेकर बीच में आपसे ही तो प्रश्न पूछ सकते हैं ना। खत्म होने दीजिए, तो आपसे ही तो सवाल कर रही हूँ मैं, आपसे सवाल पूछा मैंने। जी बताइए। 2 लाख रुपए तक के काम विकास कार्य सरपंच कर सकते हैं, उससे अधिक के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर। क्या इसमें कुछ फैक्चुअली कुछ गलत है? अगर कुछ गलत है तो आप बताएं। फैक्चुअली मैंने ये कहा कि जो ऑफलाइन मॉडल था उसको सिर्फ ऑनलाइन करा गया है, जिसमें सारे लोग एक बेहतर प्रक्रिया के जरिए जो है एक एंट्री और जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का बढ़ जाता है। कहीं बजट या कहीं पैसा कम होने की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी जनरेट करने की बात कही गई है। तो इसलिए मैं उनको करेक्ट करना चाह रहा था। आज अगर ई टेंडरिंग प्रोसेस इतना ही खराब है तो कॉर्पोरेशन के अंदर और बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी बंद कर देना चाहिए। उसमें क्या खराबी है ई टेंडरिंग में? चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए गहलोत जी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आरोप लगे, आज आपने सेशन में भी सुना होगा, गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। यूएलबी में करप्शन के आरोप, जो कि रेड्डी साहब ने भी अभी कहा कि बड़े स्तर पर शिखर पर के करप्शन इसके माध्यम से। देखिए, पहले तो मेरे 2 साथियों ने जो कौशल रोजगार योजना पे बात की, लोकदल ने भी और कांग्रेस में भी, मैं उनका जवाब दे देता हूँ। इन्होंने तो कौशल रोजगार योजना की बात की जी। पहले तो मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो तो एडवोकेट भी हैं, जो भर्ती चंडीगढ़ कोर्ट ने मानी और जो एसएससी और एचपीएससी के थ्रू भर्ती हुई थी, जिसके सबसे ज्यादा 154 नंबर थे, उसको छोड़कर और अपने रिश्तेदारों को खर्ची पर्ची लेकर भर्ती किया, जब क्या क्राइटेरिया था, और 154 नंबर जिसके सबसे ज्यादा थे उसको छोड़कर दूसरे लोगों को भर्ती करने का काम किया। और मैं रेड्डी साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि जो एसएससी के थ्रू जब एसएस बोर्ड होता था, जब जेबीटी टीचरों की भर्ती की, तो इन्होंने कौन सा मापदंड अपनाया था? वो तो पक्की भर्तियां थी, और उन भर्तियों के कारण ही इनके नेता 10 साल जेल काट के आए। ये लोग पारदर्शिता की बात, सबक हमें सिखा रहे हैं। बात हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता कर रही है, और जो भी सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने लगाई, एक भी आदमी उनका नौकरी से नहीं हटा। नहीं गहलोत जी, अगर आपकी बात को मान भी लें, आपके एलिगेशन जो है, तो ठीक है, इन्होंने जो भी किया, 17 साल से तो सरकार से बाहर के, कांग्रेस ने जो किया 8 साल से सत्ता से बाहर के, लगातार 2 योजनाओं से जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब चूंकि आप लोग 8 साल से सत्ता में हैं, तो सवाल आपसे ही होंगे। आप मुझे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जवाब दे दीजिए। मैं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जवाब देता हूँ। ये प्रॉपर्टी आईडी में कुछ कमियां हैं,
उनको सरकार ने जगह जगह कैंप लगवा करके, म्युनिसिपल कमेटी ने जगह जगह कैंप लगवा करके उनको ठीक करने का काम हो रहा है और ठीक हो रही है। कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, उसको सरकार ठीक करा रही है। जगह जगह हमारे हर वार्ड में कैंप लग रहे हैं, हर शहरों में, और उनकी शिकायत सुनी जा रही है। जो गलत चढ़ गया उसको ठीक किया जा रहा है। गलती हो जाती है, और जब डिजिटल सिस्टम आता है उसमें तो शुरू में दिक्कत आती है। हम और आप तो चैनल पर बैठे हैं, आप में भी कई बार आप कहते हो तकनीकी खराबी के कारण ये नहीं हो रहा। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। जो अच्छा हो गया वो सरकार ने कर लिया, और जो कुछ गलत हुआ, गड़बड़ी हुई, वो टेक्निकल गलती हो गई या फिर सिस्टम की गलती हो गई, या फिर शुरुआत है नई पहल के, डिजिटल हो रही है, तो वो तकनीकी खामी हो गई। आप देखिए डिजिटल से तो कितना फायदा होता है। आज आप रेल की टिकट घर बैठे बुक करा सकते हो, जहाज की टिकट घर बुक करा सकते हो, और पेंशन के लिए अप्लाई करते हो आप। तो पहले तो शहर में आना पड़ता था, 50 रुपए तो टाइप करवाने का फार्म पे लगते थे, और फिर वो कहते थे कि आज अफसर तो छुट्टी पे आया नहीं, और इन्होंने दलाल छोड़ रखे थे। आज मात्र आप अटल सेवा केंद्र पर जाकर के उसको अप्लाई कर सकते हो, और 50 रुपए में पेंशन बन के घर आ जाती है। तो ये तो डिजिटल के ऊपर भी इनका रोल, ये झगड़ा कर रहे हैं कि डिजिटल भी नहीं होना चाहिए। ये तो ये चाहते हैं कि इनकी जो दलाली थी, इनके लोग दलाली करते थे, उनकी दलाली बंद हो गई। किनके लोग? ये शोर मचा रहे हैं। किनके लोग दलाली करते थे? आज विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, और सीएम की ओर से कहा गया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, यानी कांग्रेस नेता दलाली करते थे। आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों के जो पात्र थे वो लोग तो रह जाते थे। हमें सुननी पड़ती थी, गांव में लोग कहते थे कि वो तो इतना साहूकार है, उसका तो पीला कार्ड बन गया और हमारा नहीं बना। अब 9000 जो कार्ड कैंसिल हुए हैं, वो जो दलाली लेकर बनाए गए थे वो कैंसिल हुए हैं, और हमने 3 लाख इनसे ज्यादा बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। ठीक है, अगर डिजिटल होगा तो पारदर्शिता आएगी। ढोल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बात आज सीएम ने भी कहा कि सीएम की ओर से भी बात कही गई, 9 लाख अगर कैंसिल किए तो 12 लाख बनाए हैं, जिनमें 3 लाख उससे अधिक हैं। अब प्रॉपर्टी आईडी को लेकर इनका कहना है कि शुरुआत में खामियां हो जाती हैं, इसे तकनीकी तौर पर देखा जाए, इसे ठीक कर लिया जाएगा अगर कोई भी गड़बड़ी है। यदि खामियां हो गई हैं तो खामियों को करेक्शन के लिए आपने यहाँ पर जो है पेमेंट वाला सिस्टम क्यों लागू किया? दूसरी बात, खामियां करने वाली कंपनी के खिलाफ कौन से एक्शन लिए? तीसरी बात, ये बिल्कुल स्पष्ट है ज्योति कि डोर टू डोर जिस सर्वे का दावा किया गया प्रॉपर्टी आईडी वाले मामले में, वो कभी हुआ ही नहीं है जी। यही तो समस्या है। सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि न तो प्रॉपर्टी आईडी बनाते हुए किसी भी चीज का ध्यान नहीं दिया गया, ना तो मिल्कियत का, ना किसी और चीज का, और उसको उन चीजों को ठीक करने के लिए आप प्रॉब्लम यहाँ पर जो पेमेंट सिस्टम लागू कर रहे हैं, ये केवल प्रॉपर्टी आईडी में थोड़ी ना, फैमिली आईडी के अंदर भी तो है। फैमिली आईडी को हम अपने आप ठीक कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब फैमिली आईडी के अंदर यदि कोई दिक्कत है तो उसको ठीक कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? मेरे पास में कोई अधिकार है नहीं। अब मैं जाऊंगा तो किसी और के पास भी नहीं जा सकता, क्योंकि फैमिली आईडी के सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है कि जी देखिए इसको आप ठीक नहीं कर सकते, आपको करेक्शन अलाउड नहीं है। अब अगर करेक्शन मैं नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती, तो करेगा कौन? वो करेगा जिसने एंट्री करी है। अब उसने एंट्री गलत की है, उसको हम लोग क्यों भुगतेंगे? आम जनता क्यों भुगतेगी? इन चीजों का जवाब सरकार के पास नहीं है। अब HKRN का, मैं भी मेरे पास में डिबेट के दौरान किसी ने मुझे एक लेटर भेजा HKRN का। अभी पीछे भर्ती HKRN के थ्रू एक टीचर्स की भर्ती की गई थी, भाई 1 दिसंबर को ज्वाइन कराया, बिल्कुल, और 7 दिसंबर को रिलीव कर दिया। ये कह दिया कि ज्वाइनिंग के बाद में हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया। आज हुड्डा साहब की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया कि इसकी कोई लिमिट भी नहीं। अगर किसी को, हालांकि सीएम कहते हैं कि ऑफर लेटर भेजा, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजा, लेकिन बिना अपॉइंट किए किसी को हटा कैसे सकते हैं? और चूंकि 5 से 7 दिन का, 10 दिन का कुछ नाम भी हुड्डा साहब की ओर से लिए गए विधानसभा में। जी 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 जी, मेरे पास में भी लेटर आए हैं ऐसे बहुत सारे। तो ये डिबेट के दौरान आए, आप डिबेट को देख करके लोगों ने भेजा है। तो बड़ी भारी और गंभीर समस्या ये है ज्योति कि इनके पास में कुछ भी क्लियर नहीं है। अब इन्होंने यह बात कर दी 154 नंबर वाली। अरे अभी तो पीछे सिलेक्शन हुआ था ऐसे जुडिशरी का सिलेक्शन जो है कोर्ट के अलावा जो HPSC मिलकर के करती है। वहां पर क्या किया, जो व्यक्ति रिटर्न में टॉप करके गया उसको आपने नंबर दे रखे इंटरव्यू में 8, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है फिर बताइए? अगर सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ रही है तो क्या ये वर्तमान सरकार के समय का सिलेक्शन है? चाहे बिल्कुल ठीक है, चाहे कोई भी इन्वॉल्व हुआ है, अलग इश्यू है,
लेकिन HPSC उसका इंटेग्रल पार्ट है और इनके इंटरव्यू पैनल के अंदर जो है हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल जो है बीच में शामिल होते हैं। तो ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। ज्योति, ये कहना मात्र कि आपने इन्होंने कोई इनकी भर्तियों के दौरान कोई गड़बड़ नहीं हुई, घोटाला नहीं हुए। 3 भर्तियों का मैं रेफरेंस दे सकता हूँ जहाँ पे विजिलेंस इंक्वायरी हाईकोर्ट ने अपॉइंट की और विजिलेंस से बचने के लिए भर्ती विड्रॉ करके भाग गए। तो ये कहना कि भाई इन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, ये सबसे बड़ा झूठ होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जिस अपारदर्शी तरीके से क्राइटेरिया को प्रॉपरली बनाए बिना, डिफाइन किए बिना, बिना वेरिफिकेशन, मैंने कहा कि भाई इनकम के आपने नंबर दिए HKRN में, इनकम के नंबर दिए, इनकम को वेरीफाई किया किसने? पहले तो ये बताइए, मुझे ये नहीं पता कि मेरी फैमिली आईडी में मेरी इनकम किसने वेरीफाई की है। मुझे मेरा नहीं पता किसने वेरीफाई की है मेरी इनकम। तो जो लाखों लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, जिनकी उनकी इनकम किसने वेरीफाई की है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि भाई ये व्यक्ति इतने कमाता है इसलिए इसको इतने नंबर दिए जाए? तो क्या इसके अंदर घोटाले की संभावना बिल्कुल स्पष्ट तौर पे नहीं बनती है? अरे बन रही है तो उसके ऊपर बोल रहे हैं। भाई आपने क्राइटेरिया लागू किया, उसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। ज्योति, ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी कुछ भी कह देगा कोई व्यक्ति। टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। जब तक कि इंप्लॉयर सरकार है, सरकारी पब्लिक फंड से पैसा जा रहा है, एक एक पैसे का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार की मजबूरी और जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी से बाहर नहीं भाग सकती सरकार। जी राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर? क्योंकि देखिए आरोप तो गंभीर हैं विपक्ष के। नहीं, प्रॉपर्टी आईडी में भी गड़बड़ियों की शिकायत है, फैमिली आईडी में भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उसको करेक्शन का कोई ना कोई मैकेनिज्म तो सरकार को बनाना पड़ेगा और मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जिसमें आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखा जाए। तकनीकी गलतियां हैं, सिस्टम की गलतियां, वो अपनी जगह है, लेकिन उनको दुरुस्त करने की कोई प्रक्रिया तो बनानी पड़ेगी। ये नया मामला भी नहीं कि आजकल में शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो इतना समय हो गया है, तो जिन लोगों से गलतियां हुई उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। क्या इसमें अच्छा, इसमें आप ये समझाएं कि इसमें क्या सरकार की नीयत पर कोई डाउट किया जा सकता है, या फिर सरकार कोई अच्छी पहल करना चाहती है, उसमें साथ दें कि अगर कोई तकनीकी खामी है तो उसे ठीक कर लिया जाएगा? मैं वही कह रहा हूँ, जो कई बार लोगों को लगता है कि कुछ किसी का फेवर हो रहा है, दाएं बाएं बात घुमाई जा रही है। आप दो अलग अलग चीजें हैं। असल चीज होती है कि आपकी नीयत क्या है। सरकार आज ये है, कल कोई और थी, परसों कोई और हो सकती है। तो सरकार की नीयत पर सवाल आप तब तक मत उठाइए तो इससे सरकार को सीधा क्या लाभ हो रहा है, या जो सत्तारूढ़ दल है उसको क्या लाभ हो रहा है। तो आप जो पहल कर रहे हैं वो तो प्रदेश की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, सिस्टम में सुधार ला रहे हैं, तो पारदर्शिता के लिए ला रहे हैं। अगर उसमें कुछ प्रक्रियागत कमियां हैं, रह गई, चूक हो गई, या प्रक्रिया में सामने आने वाली जो अड़चने हैं वो है, तो उनको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है और उनको उजागर करने की जिम्मेदारी विपक्ष की है या मीडिया की है। जी। तो उस नीयत पर सवाल उठाने से राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश तो हो सकती है, लेकिन सिस्टम को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको खामियां विधिवत तरीके से बतानी पड़ेंगी, 1, 2 और 3 पॉइंट करके, और उनका समाधान भी अगर कोई आपके ध्यान में है तो आपको सुझाना पड़ेगा। गलतियां हैं और वो सरकार को ही दूर करनी है, कोई और नहीं करेगा, वो काम विपक्ष का नहीं है। जी नलिन जी, इसको बिना विलंब समय गंवाए, चाहे फैमिली आईडी का सवाल हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी का सवाल हो, इसकी मैकेनिज्म को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि लोगों को परेशानी कम हो और जो तथ्य हैं वो तो सही तरह से उस पर पेश हो पाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और अगर खामियां सरकार स्वीकार भी करी तो उसे कम से कम दूर किया जाए जितना जल्दी हो। नलिन जी, सड़कों का मुद्दा भी उठा और सड़कों की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी कहा गया था कि 5 जिलों को तो अभी कवर करके आएंगे, वहां सड़कों के हालात बहुत बुरे हैं। आज इसराना विधायक की ओर से भी टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने भी जवाब दिया। जी देखिए, जो इसराना विधायक द्वारा जो मुद्दा उठाया गया उसका डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि किस तरीके से सुचारू रूप से काम चल रहा है और उन्होंने बकायदा सड़कों का विवरण दिया कि जो जो आने वाले समय में काम शुरू हो जाएगा और काम ऑलरेडी जिनका शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने जो यूपी से जो कनेक्शन किया है, जो ब्रिज और जो पलवल वाले एरिया को कनेक्ट करने के लिए, तो वहां भी जो 35 किलोमीटर लंबी जो सड़क बनने जा रही है उसका भी इन्होंने विवरण दिया। तो ये सारे काम है जिसका उन्होंने एक डिटेल्ड तरीके से जो जवाब दिया और जिसमें सारी उन्होंने जो फैक्ट्स थे वो ले डाउन करे और जवाब सड़कों के बारे में दिया गया। जी रेडू साहब,
किसानों को लेकर भी देखिए, क्योंकि किसानों का प्रदेश है हरियाणा, किसानों के मुआवजे को लेकर भी बात होती है, क्योंकि सरकार तो बार बार कहती है कि अब तक का सबसे अधिक मुआवजा इसी सरकार में दिया गया, लेकिन किसान जो फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनकी विशेष गिरदावरी हो, उनका मुआवजा मिले, ये मांग बार बार उठाते हैं। जी ज्योति जी, देखिए इस सरकार ने 8 के 8 साल किसानों को सबसे ज्यादा परेशान करने का काम किया है। जो भी खराबा हुआ उस खराबे का मैं समझता हूँ कम से कम 2-2 साल पुराना खराबे का मुआवजा आज भी पेंडिंग पड़ा है। बाई इलेक्शन में आपने देखा आदमपुर में किसान चुनाव के साथ साथ धरने पर भी बैठे हुए थे कि हमारा मुआवजा तो दिलवा दो, लेकिन उसकी भी घोषणा करके आज तक वो नहीं दिया गया। खेड़ी चौपटा में आपने देखा कितने लोगों सालों से जो ना लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से बरवाड़ा में धरने पर बैठे हुए, जींद में धरने पर बैठे हुए, आज भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, किसान गन्ना उत्पादक जो किसान है, गन्ना उसका मिलों में जा रहा है और किसान आंदोलन पर बैठा, भाई कम से कम हमारे गन्ने का मूल्य तो बता दो, हमें क्या दोगे आप। आज तक वो मूल्य की घोषणा नहीं कर रहे हैं और किसान धरने पर बैठे कि हमारी अनाउंसमेंट कर दीजिए, हमारे क्या बढ़ोतरी दोगे, नहीं दोगे, जो कहना आप कह दीजिए। लेकिन इसके बावजूद वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है सरकार, और उनको लिंगर ऑन किए हुए है। ज्योति जी, किसानों के साथ तो सबसे बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। आप खाद को ले लीजिए, खाद के लिए हर सेशन में, चाहे रबी की फसल है चाहे खरीफ की फसल है, किसानों को लाइन में लग करके और ब्लैक में खाद ले लेकर के अपनी फसल की बिजाई करनी पड़ती है। वो खाद टाइम पर नहीं मिलता है, बीज टाइम पर नहीं मिलता है, भाव टाइम पर नहीं मिलता है। और तो और मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था, भिवानी के किसानों ने धरना इस बात के लिए दिया हुआ था कि हमारी फसल बिके हुए 2-2 महीने हो चुके हैं, आज तक उसकी पेमेंट हमारे खातों में नहीं आई है। 24 घंटे का वायदा, 48 घंटे का वायदा करने वाली सरकार के किसान 2-2 महीने तक अपनी पेमेंट के इंतजार के लिए बैठे हुए हैं। उनको समय पर पेमेंट नहीं मिल रही है, भाव की डिक्लेरेशन नहीं की जा रही है। तो इस शासन में अगर कोई सबसे परेशान है ज्योति जी, तो वो किसान है। दूसरी बात, एक किसान, इस सरकार ने एक सबसे बड़ी बात क्या करके पोर्टल के ऊपर पोर्टल बनाए जा रहे हैं। किसानों का भी पोर्टल बना दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंतर्गत भी किसानों को जो बर्बादी हुई है, फसल खराब हुई है, वो जो कई बार हमने देखा कि उनको जो है 30,000 प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा निर्धारित किया गया है, उनको 3-3 हजार रुपए भी नहीं दिए जा रहे हैं। मेरी फसल मेरी ब्यौरा में उनका वो ट्रैली लेकर के जाते हैं बेचने के लिए, वहां जाकर के बोल देते हैं कि आपकी तो सिर्फ 2 क्विंटल ही खरीदी जाएगी, किसान उसको वापस लेकर के आता है। कितनी सारी परेशानियां किसान की मैं गिनाऊं, वो सारी की सारी परेशानियां आज मुंह बाएं खड़ी हुई है। दूसरी बात ज्योति जी मैं कहना चाहूंगा, लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई थी पहली मेरी टर्न में। जो सेशन है, इस सेशन में देखिए मुद्दे उठे सरपंचों की पावर का, सरकार ने कोई बढ़िया जवाब नहीं दिया कि उसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे। दूसरा, कौशल रोजगार निगम का मुद्दा उठा, उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई सुझाव बढ़िया लोगों को आश्वस्त नहीं करने का काम किया। मुद्दा उठा प्रॉपर्टी आईडी का, उसके ऊपर कोई आश्वासन नहीं दिया जनता को, प्रदेश की जनता को। कल मुद्दा उठा था तस्करी का, उसके ऊपर भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई आश्वासन जनता को नहीं दिया। पोर्टल का मुद्दा उठा, उसके ऊपर कोई आश्वासन दिया। स्वयं सरकार के मंत्री और विधायक मुद्दा उठा रहे हैं सड़कों का कि हमारी हर जगह सड़कें टूटी पड़ी है, उनका निर्माण नहीं हो रहा। सिर्फ कागजों में विधानसभा में खड़ा होकर के डिटेल दे देते हैं कि 5 सड़कों इसमें डाल दी गई है, 2 सड़कें उसमें डाल दी गई, 2 का निर्माण चल रहा, 3 का शुरू करवा देंगे। इन बातों से जनता का पेट नहीं भरता है ज्योति जी। ग्राउंड पर जब तक काम नहीं होगा तब तक कोई भी प्रदेश में शांति और खुशहाली नहीं आएगी। देखिए 2014 में प्रदेश की जनता ने खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को छीन लिया, छीन करके सत्ता में बैठ गई। अब 2024 में क्या करेगी? दोनों हथकंडे तो इन्होंने अपना लिए और दोनों हथकंडे अपनाने के बाद अब ये 24 में जनता इनको यमुना पार भेजने का काम करेगी ही करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आज हालात गठबंधन में सरकार बनाना क्या सत्ता छीन लेना होता है? रेणु साहब ठीक है, इस विषय से अलग, क्या गठबंधन में सरकार बना लेना सत्ता छीनना होता है? फिर तो लोकदल या इनेलो बहुत बार अलग अलग समय पर ही करता है सत्ता छीनने का काम, अगर ये है तो। हाँ देखिए,
हाँ देखिए ज्योति जी, मैंने ये भी कहा ना कि 2014 में खुशी से जनता ने इनको सत्ता देने का काम किया। 47 MLA इनके अकेलों के बना दिए, इनका शासन सौंप दिया, भाई अच्छे काम करो। 2019 में इनको केवल मात्र 40 सीट दी जनता ने, और ऐसी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया जिन्होंने धूर विरोध करके चुनाव लड़ा था। तो ये छीनना नहीं, जनता से तो छीनने का काम किया। चलिए आगे चर्चा में बढ़ते हुए, जनता से सत्ता को छीना, जनता ने तो इनको बाहर कर दिया था, लेकिन इन्होंने छीनने का काम किया। अब 2024 में इसका बदला जनता लेने का काम करेगी। गहलोत जी देखिए, यूं तो कई मुद्दे हैं जिन पर आज बात हुई और मेरा प्रयास भी है कि हम अधिकतर मुद्दों पर बात कर पाएंगे, लेकिन अभी ढुल साहब ने जो पिछले जवाब में कहा, आपने माना कि तकनीकी खामी है प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, तो जो एजेंसी ये कर रही है या जो कंपनी जिसको काम दिया गया है उस पर कोई एक्शन? देखिए, मैं आपको जो तीनों बातें हैं उनका मैं जवाब दे देता हूँ। एक तो ये जो फैमिली आईडी बनाने के लिए प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम है, ये कार्य नगर परिषद और नगर पालिका करती है। उनकी अपनी लोकल सरकार है, लोकल मैनेजमेंट है। सरकार का तो उसके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो उसको ठीक कराने का काम है, और वो समय समय पर सरकार उनको डायरेक्ट भी कर रही है, डायरेक्शन भी दे रही है कि वो कैंप लगाकर इन समस्याओं को दूर करने का काम करें। दूसरा, मैं एक ई टेंडरिंग के और सरपंच की पावरों के बारे में भी एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ जी, कि ई टेंडरिंग ये अब लागू नहीं हुआ। ये तो कांग्रेस की सरकार में जब किसी मनचाहे आदमी को ठेका दे दिया जाता था तो टेंडर नोटिस पर नोटिस भी नहीं लगाया जाता था। तो जब बीजेपी की सरकार आई तो सभी महकमों में ई टेंडरिंग लागू हुई थी, और ये पंचायती राज में भी उसी समय 4-5 साल से ई टेंडरिंग लागू है। अब कोई सरपंच का चुनाव होने के बाद ये नया सिस्टम बना है। इसमें कुछ नया हुआ है, इसमें कुछ तो नया हुआ है। ऐसा नहीं कि देखिए पिछली बार पिछले टेन्योर में आप लोगों ने किया, ई पंचायती करने का प्रयास किया, तब भी पंचायतों ने विरोध किया था, वो कर लिया गया। अब अगर कोई गली भी बनवानी है, सड़क भी बनवानी है, तो उसके लिए ऑनलाइन टेंडर होगा अगर 2 लाख से अधिक राशि का के। मेरे आप बात पूरी करने दीजिए, आप बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूंगा। ये कोई ना तो 20 लाख की बात है, ना कोई 2 लाख की बात है। ये तो सारा पैसा जो सरपंच अपनी प्रपोजल बना के भेजेंगे, वो सारा पैसा सरपंच को ही पावर होगी। ये तो सिर्फ एक ई टेंडरिंग होगी, और जो टेक्निकल एजेंसी होगी वो उनको उपलब्ध हो जाएगी। सारा काम कराना तो सरपंच ने है, और उनकी प्रपोजल से ही सड़कें बनेंगी, गलियां बनेंगी। सारा जो वो रिकमेंड करेंगे, वो जिसको चाहेंगे वही काम होगा। इसमें ना कोई 20 लाख की बात है, ना 50 लाख की बात है। इसको लोगों ने गुमराह किया हुआ है। और ये पंचायती राज में भी 4-5 साल से ही टेंडरिंग से काम हो रहे हैं। ये कोई नया सिस्टम नहीं बनाया है, और ना कोई पावर घटाने की बात है। एक प्रोसेस को चेंज किया है। जो हाथ से फार्म भरते थे वो अब ई टेंडरिंग हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई नई बात नहीं है। ये काफी समय से हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। जी ढुल साहब, आप क्या कहेंगे ई टेंडरिंग को लेकर? क्योंकि सरकार कहती है इसमें कुछ नया तो है नहीं, और सरपंचों की पावर कम की गई हो ये बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ई टेंडरिंग में जो समस्या ई टेंडरिंग की नहीं है। समस्या जो है ई टेंडरिंग के द्वारा जो है, इन्होंने जो मैक्सिमम टेंडर की जो लिमिट फिक्स करी है उसको लेकर के भी, तो उसमें क्या रहा कि जो आपकी पंचायतें हैं, पंचायतों के पास में अपने आप से कार्य कराने के अधिकार जो थे बहुत कम हो गए। ये क्योंकि दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से खटी हुई और हटी हुई पार्टी, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि जो पंचायतें यानी कि सबसे छोटी सरकार है, उनको गांव में किस किस प्रकार के काम करने पड़ते हैं, कैसी लैंड कैसे रखा जाता है, वहां पर छोटी छोटी गलियों के काम कैसे कराए जाते हैं। यदि हर चीज के अंदर आप टेंडरिंग की प्रक्रिया को और उसके अंदर लेकर के आने का काम करेंगे, तो उसके बाद में होगा क्या कि ये पंचायतें कुछ भी काम नहीं कर पाएंगी। पहले ही ये यहाँ पर जो आपके पंचायत के सेक्रेटरी है, बीडीपीओ है, जो डीडीपीओ है, वो इनके सिर के ऊपर बैठ करके अपने चलाते हैं। तो आज के दिन में आपने सरपंचों का तो एक मान करके चलिए कि इनके हाथ काटने का काम किया, पंचायतों के हाथ काटने का काम किया, किसी आपके हाथ में तो देखिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि आपने लिमिट फिक्स कर दी। पंचायत किस लिमिट के अंदर काम करेगा, उससे ऊपर सभी चीजों के ऊपर ई टेंडरिंग का काम होगा। ई टेंडरिंग कैसे होगा, ई टेंडरिंग के अंदर कौन से जो है एजेंसीज उसके अंदर ऐड होंगी, कौन सी एजेंसीज किस प्रकार से काम करेंगे, उनकी क्या लिमिट होगी, कुछ भी चीज डिफाइन नहीं है। ज्योति, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारे काम गांव के जो लोकल लोग हैं उनसे ही कराए जाते हैं। गांव के अंदर बैठ करके सब चीजों को इन्होंने पार कर दिया। अब वो कंपनियां जो ई टेंडरिंग,
कैसे करे, कौन सा क्वालिफाइड जो गांव का ठेकेदार है जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में किस प्रकार से भाग लेने का काम करेगा, इनको ये नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। मैं तभी कह रहा हूँ। जी राजकुमार जी, आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि 2 दिन का सत्र देखिए हो गया है, कल आखिरी दिन बचा के 5 विधेयक कल पास हुए थे, 7 आज पास किए गए थे। क्या लगता है कि हरियाणा की जनता की बात हो पाई सदन में 2 दिन में? देखिए, अभी तो जहाँ तक विधायी कार्य का मामला है, हम अक्सर देख रहे हैं विधायी कार्य तो निपट जाते हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे होते हैं आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद में उलझ के रह जाते हैं, और ये बहुत सुखद स्थिति नहीं है। बिल्कुल, मुद्दे उठे, उन पर तार्किक बहस हो और उनका जवाब आए, लेकिन मुद्दे उठाने तक तो ठीक है। अगर आपकी जो मंशा है वो राजनीतिक माइलेज लेने की रहेगी तो दूसरी तरफ से भी उसी तरह का जवाब आएगा। बिल्कुल, तो जरूरत यह है कि दोनों ही पक्ष संयम से काम लें और अपनी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको ध्यान में रख के काम करें। ये ठीक है, वीर रविंद्र कह रहे थे कि व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि पंचायतों का स्वरूप, पंचायतों की कार्यप्रणाली एक अलग तरह की है, लेकिन आप उसके लिए व्यवस्था को उलट नहीं सकते। आपको ई टेंडरिंग के दायरे में रखते हुए कुछ ऐसे रास्ते निकालने होंगे कि पारदर्शिता भी बनी रहे और पंचायतों की जो कार्य करने की प्रक्रिया अभी तक रही है, प्रणाली वो रही है, वो सिर्फ पारदर्शी बने, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। जी नलिन जी, जी अभी नेहरू प्रवक्ता ने कहा कि कल की बात करें, आज की बात करें, कोई भी मुद्दा विपक्ष ने या विरोधी किसी भी विधायक ने उठाया, सरकार जवाब नहीं दे पाई, संतोषजनक जवाब नहीं दिया। देखिए, ये तो एक विपक्ष का जो कहने का तरीका है, ये सिर्फ उसी भाषा के तहत बोल रहे हैं। हर एक बात का बड़े तरीके से जवाब दिया गया। जो ये बात बार बार चल रही है और जो मुद्दा उठ रहा है कि सरपंचों की पावर कम करी जा रही है, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि ई टेंडरिंग से किसी की पावर के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। एक किसी काम की फाइल बनती है, प्रपोजल बनता है, वो सरपंच ने बनवाना है, या जो बाकी के जो लेवल्स हैं, जैसे कॉर्पोरेशन में ई टेंडरिंग है तो क्या पार्षद की पावर कम हो जाती है? बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर ई टेंडरिंग है तो या एमएलए की, एमपीज की पावर कम हो जाती है? तो अगर पंचायतों में ई टेंडरिंग हो गई तो सरपंचों की पावर कैसे कम हो गई? अल्टीमेटली जो काम है वो उन्हीं के प्रपोजल से होने हैं, वो उन्हीं की रिकमेंडेशन से होने हैं। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसमें पावर का कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बड़ा बेसलेस आर्ग्यूमेंट है कि भाई पावर कम हो रही है, पावर कम हो रही है। रेडू साहब, और इसके बाद जहां तक बात हुई प्रॉपर्टी आईडी, जी बताइए, कंप्लीट कीजिए जल्दी। मैं सिर्फ एक लाइन और जोड़ूं। जो बाकी की जो बातें हुई, जैसे प्रॉपर्टी आईडी वाली बात है या परिवार पहचान पत्र वाली बात है, देखिए, या जो ये कौशल रोजगार निगम वाली बात है, इसमें 2 चीजें हैं, एक इंटेंट और एक करेक्टिव मेजर्स। आज कोई भी ये बात डिनाई नहीं कर सकता कि इसमें जो सरकार का इंटेंट है वो कहीं खराब है, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा कम करने का हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र लागू करने का हो, या चाहे वो अपना ये जो कौशल रोजगार निगम से जो ऑनलाइन जो इसमें जिसकी जैसी स्किल और जिसका जैसा काम, उसको वैसा जो जॉब है वो मिलना चाहिए। तो इसमें इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। उसमें जो करेक्टिव मेजर्स हैं, जो बताए गए, उनके लिए स्पेस है जिनको धीरे धीरे लागू करा जाएगा, और उसमें सब लोगों का जो सुझाव है वो वेलकम है। टाइम आगे नहीं है अभी। रेड्डी साहब, बहुत जल्दी आपका आखिरी कमेंट है आज के सत्र को लेकर, दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर। हाँ, देखिए, हाँ, हमारे साथी ने ये बिल्कुल कहा, इसका इंटेंट भी गवर्नमेंट का गलत है और करेक्टिव मेजर भी इसमें सरकार ने कोई नहीं बताया कि हम इसमें इस प्रकार के करेक्टिव मेजर को अपनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि इंटेंट गलत है, आप बड़ी बात कह दी आज आपके चैनल के ऊपर। इन्होंने कहा कि लोकल मैनेजमेंट का काम होता है, यूएलबी में लोकल मैनेजमेंट ही काम करेगा। तो फिर उसके ऊपर मंत्री को क्यों बिठाने का काम किया आपने, और इतने बड़े प्रशासन की एक कड़ी क्यों लगाने का काम किया? अगर यूएलबी को लोकल मैनेजमेंट के तरीके से ही काम करना है तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका कार्य संसद करती है, विधानसभा करती है? सभी के लोकल मैनेजमेंट होते हैं, सभी लोकल ही काम करते हैं। अगर यूएलबी आप लोकल के ऊपर छोड़ रहे तो एक सेकंड आगे समय नहीं, और मुझे बार बार वाइंडअप के लिए मुझे कमांड मिल रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में जुड़े। तो हमने आज चर्चा की है हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन को लेकर, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बहस हुई, सवाल जवाब का सिलसिला रहा, इसे लेकर हमने चर्चा की। और इसके साथ ही तीसरे और अंतिम दिन किन मुद्दों को सदन में उठाया जाता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।